नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इन दिनों स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यानी संरचनात्मक प्रकारवाद के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको संरचनात्मक प्रकारवाद के परिप्रेक्ष्य को A.R. रेडक्लिफ ब्राउन का जो योगदान है उसके बारे में बताना प्रारंभ किया था। पिछले वीडियो में हमने उनकी बौद्धिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में भी हम उसी बौद्धिक पृष्ठभूमि की चर्चा को आगे जारी रखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, Brown's contemporary British anthropologist Malinowski meanwhile had developed his own functionalist perspective, whereby he asserted that different cultural items serve to satisfy the biological needs of the individual. तो ब्राउन के ही एक समकालीन ब्रिटिश मानवशास्त्री थे मेलिनोस्की, जिन्होंने उसी समय अपना एक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य निर्मित किया था। और उसके माध्यम से उन्होंने यह मत सामने रखा कि कोई भी सांस्कृतिक इकाई या सांस्कृतिक तत्व मनुष्य की किसी न किसी शारीरिक या जैविक आवश्यकता की पूर्ति का साधन होते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया था कि जैसे विवाह नामक संस्था जो है वह मनुष्य की यौन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है, परिवार जो है वह संतति या संतान की उत्पत्ति का साधन है, या संतान की आवश्यकताओं की पूर्ति का, लालन पालन का साधन है। तो इस प्रकार जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितने भी सांस्कृतिक तत्व हैं, इसी प्रकार वे मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करने का साधन होते हैं। Malinowski called them the instrumental needs and postulated that the function of each cultural unit or element is the specific needs of the individual that it fulfills. तो मेलिनोस्की का कहना था कि ये जो आवश्यकताएं हैं ये मनुष्य की इंस्ट्रूमेंटल आवश्यकताएं हैं, बेसिक आवश्यकताएं हैं, और किसी भी कल्चरल यूनिट के किसी भी सांस्कृतिक इकाई का जो प्रकार है वह योगदान है जो वह मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। In this way, Malinowski's functionalism centered around the individual and his needs. Hence, it is also called individual functionalism. इस प्रकार जो मेलिनोस्की ने जो प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य विकसित किया वो व्यक्ति और उसकी आवश्यकताओं पर केंद्रित था, इसीलिए उनके सिद्धांत को हम वैयक्तिक प्रकारवाद कहते हैं। As stated earlier too, Redcliffe Brown was greatly influenced by Durkheim's idea of primacy of society over the individual. He therefore rejected Malinowski's individual functionalism. लेकिन रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, रेडक्लिफ ब्राउन दुर्खिम के विचारों से, दुर्खिम के समाजशास्त्र से अत्यधिक प्रभावित थे। विशेष रूप से दुर्खिम का यह विचार कि समाज सर्वोपरि होता है और व्यक्ति गौण होता है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, और समाज को केवल सामाजिक तथ्यों के माध्यम से समझा जाना चाहिए और व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात से रेडक्लिफ ब्राउन अत्यधिक प्रभावित थे। और इसी कारण, चूँकि मेलिनोस्की का जो प्रकारवाद था वो व्यक्ति केंद्रित था, इसी कारण रेडक्लिफ ब्राउन ने मेलिनोस्की के प्रकारवाद को सिरे से खारिज कर दिया, अस्वीकार कर दिया। Redcliffe Brown was also fascinated by the organismic analogy and the concept of structure. He viewed each cultural unit as a part of a larger structure. इसके साथ साथ एक तरफ तो रेडक्लिफ ब्राउन दुर्खिम के समाजशास्त्र से, दुर्खिम के विचारों से प्रभावित थे, दूसरी तरफ उन पर जीव सादृश्य की अवधारणा का भी प्रभाव था। और जीव सादृश्य चूँकि संरचना की अवधारणा से संबंधित है, इसलिए वे संरचना की अवधारणा से भी प्रभावित थे। He viewed each cultural unit as a part of a larger structure. तो उन्होंने यह बात सामने रखी कि जब भी हम किसी सांस्कृतिक इकाई या किसी सामाजिक संस्था के प्रकार का विश्लेषण करते हैं तो हमें उसे आइसोलेशन में अलग से नहीं बल्कि एक बड़े स्ट्रक्चर के एक भाग के रूप में
समझना चाहिए, एक बड़ी संरचना के एक भाग के रूप में समझना चाहिए। उन्होंने जीव सादृश्य के आधार पर ही इस बात को समझाने का प्रयास किया कि जैसे मनुष्य के शरीर के अलग अलग भाग हैं, मनुष्य की आंखें हैं, उसका मुंह है, उसका हृदय है, उसका लिवर है, उसकी किडनी है, सबका संरचना में एक निश्चित स्थान है और सबका अपना अपना एक विशिष्ट कार्य है और अपना अपना विशिष्ट कार्य करते हुए वे मनुष्य की शरीर के सिस्टम को बनाए रखने में योगदान देते हैं। तो वे कहते हैं कि आँख का या नाक का या गले का या हृदय का या किडनी का या लिवर का जो फंक्शन है उसको अगर हम समझेंगे तो हम इस स्ट्रक्चर के, शरीर के स्ट्रक्चर के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। अगर हम आँख को शरीर से बाहर निकाल दें तो फिर आँख का कोई महत्व नहीं, अगर हम उसे किडनी को शरीर के बाहर निकाल दें तो उसका कोई महत्व नहीं है। हर अंग का महत्व उस स्ट्रक्चर के संदर्भ में ही है, शरीर के संरचना के संदर्भ में ही उसका महत्व है। तो उसी तरह से समाज के जब हम अलग अलग भागों का अध्ययन करें तो हमें उसे समाज की संरचना के संदर्भ में ही समझना होगा। समाज से अलग उसका, समाज से पृथक उसका कोई महत्व नहीं है। तो यह बात रेटक्लिफ ब्राउन ने सामने रखी। While Redcliffe Brown was influenced by the organismic analogy, he was quite skeptical of the theory of evolution. He opined that the evolutionary theory was scientifically untenable because it was based on historical reconstruction. तो जहाँ वो ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी से, जीव सादृश्य से तो प्रभावित थे, लेकिन वे जो उद्विकासवादी विचार है, जो सामाजिक उद्विकास की अवधारणा सामने रखी या सिद्धांत सामने रखा गया था उस वक्त, उससे वे कुछ खास प्रभावित नहीं थे या उससे सहमत नहीं थे। और उनकी असहमति का कारण ये था कि उद्विकासवादी जो सिद्धांत था वह ऐतिहासिक पुनर्निर्माण पर, ऐतिहासिक फॉर्मुलेशंस पर आधारित था। और रेडक्लिफ ब्राउन का यह मानना था कि ऐतिहासिक जो व्याख्याएं होती हैं वो साइंटिफिकली टेस्टेबल नहीं होती हैं, वैज्ञानिक रूप से उनका परीक्षण करना प्रायः संभव नहीं होता है और इसलिए वे बहुत विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती, बहुत वैध नहीं मानी जा सकती। तो इस कारण उन्होंने उनके जो साइंटिफिक रिलायबिलिटी है, जो वैज्ञानिक विश्वसनीयता है, उस पर सवाल खड़े करते हुए उद्विकासवादी सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। Another theory with regard to the growth and development of culture and society that was put forward during Brown's times was the theory of diffusionism. तो इवोल्यूशन के साथ साथ ही समाज और संस्कृतियों के ग्रोथ, विकास का विश्लेषण करने के लिए या उसकी विवेचना करने के लिए एक और सिद्धांत जो उस समय सामने रखा गया था, वह सिद्धांत कहलाता है प्रसारवाद का सिद्धांत। According to this theory, cultures grow through transfer or exchange of cultural ideas and practices. When two cultures interact, there is an exchange of ideas, values and practices, and through this exchange, cultures grow. तो ये जो सिद्धांत है, प्रसारवाद का जो सिद्धांत है, वह क्या बताता है? वह यह बताता है कि संस्कृतियों का विकास सांस्कृतिक प्रसार के माध्यम से होता है। और ये सांस्कृतिक प्रसार कैसे होता है? उनका यह कहना है कि जब दो संस्कृतियां परस्पर मिलती हैं, आपस में अंतरक्रिया करती हैं, तो एक दूसरे के सांस्कृतिक तत्वों का आदान प्रदान होता है या एक संस्कृति से सांस्कृतिक तत्व का दूसरी संस्कृति को हस्तांतरण होता है। और इस प्रकार हस्तांतरण और आदान प्रदान के माध्यम से संस्कृतियों का विकास होता है, संस्कृतियां ग्रो करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत पर अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय और पश्चिमी अंग्रेजी संस्कृति के बीच में संपर्क हुआ और बहुत सारी कल्चरल यूनिट्स का, टेक्नोलॉजी का, वैल्यूज़ का आदान प्रदान हुआ, संस्थाओं का आदान प्रदान हुआ और इस कारण भारतीय संस्कृति का भी और अंग्रेजी संस्कृति का भी विकास हुआ। तो इस प्रकार उनका यह कहना है कि जो संस्कृतियां हैं उनकी ग्रोथ या उनकी वृद्धि और विकास सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से होता है। और प्रसारवादियों ने उस समय बहुत सारी संस्कृतियों के परस्पर अंतरक्रिया को ऐतिहासिक कालक्रम में दिखाया।
कि कैसे इतिहास के विभिन्न कालखंडों में विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आईं और उस संपर्क के परिणाम स्वरूप संस्कृतियों का विकास हुआ है। Thus, cultural growth was explained by tracing the historical interaction between societies. तो प्रसारवादियों ने ऐतिहासिक कालक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के एक्सचेंज के जरिए, आदान प्रदान के जरिए संस्कृतियों के विकास को समझाने का प्रयास किया। Ratcliffe Brown, however, rejected the theory of diffusion too on similar grounds as the theory of evolution. लेकिन रेटक्लिफ ब्राउन ने प्रसारवाद को भी उसी आधार पर अस्वीकार कर दिया जिस आधार पर उन्होंने उद्विकासवादी विचार को अस्वीकार किया था। He argued that historical interaction between societies is not testable because of the untenable nature of historical reconstruction. तो उन्होंने यही कहा कि जो सांस्कृतिक संपर्क की बात हो रही है, विभिन्न संस्कृतियों के बीच जो इंटरैक्शन की बात हो रही है, वह भी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। और ये ऐतिहासिक तथ्य चूंकि अधिकांशतः परीक्षणीय नहीं होते हैं और साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से उनकी वैधता थोड़ी संदिग्ध होती है, इसलिए हम इस तरह के सिद्धांत जो संदिग्ध तथ्यों पर आधारित हों या पूर्ण रूप से विश्वसनीय तथ्यों पर आधारित नहीं हो, ऐसे तथ्यों को, ऐसे सिद्धांतों को हम स्वीकार नहीं कर सकते। Ratcliffe Brown instead argued for the use of comparative method to find regularities in human societies and thereby build up a genuinely scientific knowledge of social life. तो उन्होंने ऐतिहासिक पुनर्निर्माण को या हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन को ऐतिहासिक पद्धति को अस्वीकार करते हुए यह कहा कि समाजशास्त्रियों को और मानव शास्त्रियों को तुलनात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग समाजों के बीच तुलना करनी चाहिए और उस तुलना के आधार पर जो सिमिलैरिटीज़, जो यूनिफॉर्मिटीज़, जो समरूपताएं या समानताएं उन्हें अलग अलग समाजों के बीच देखने को मिलती हैं, उसके आधार पर वे समाज को समझने का प्रयास करें तो वह ज़्यादा साइंटिफिक होगा, वह ज़्यादा विश्वसनीय होगा, वह ज़्यादा वैध होगा। तो इस प्रकार ऐतिहासिक पद्धति से अधिक उन्होंने कंपैरेटिव पद्धति यानी तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग पर बल दिया और उसे विश्वसनीय माना। तो रेटक्लिफ ब्राउन की जो बौद्धिक पृष्ठभूमि थी, जो इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड था, जिसने उनको उनके नए जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य था, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, संरचनात्मक प्रकारवाद, उसको निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम देख लें थोड़ा सा जो प्रमुख पुस्तकें रेटक्लिफ ब्राउन ने लिखी थी, जो उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, उसकी एक छोटी सी झलक आपको मैं देना चाहूँगी। वैसे तो रेटक्लिफ ब्राउन का जो कंट्रीब्यूशन है एंथ्रोपोलॉजी को, वो बहुत वृहद है, बहुत बड़ा है, बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी उनकी जो कुछ चर्चित पुस्तकें हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। जो पहली पुस्तक आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, वो है द अंडमान आइलैंडर्स, अ स्टडी इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो पुस्तक है वो उनके भारत के अंडमान द्वीप पर उनका जो अध्ययन है उस पर आधारित है। और यह जो अंडमान द्वीप में पाई जाने वाली जो जनजातियां हैं उनकी संस्कृति के अध्ययन पर आधारित ये पुस्तक है। दूसरी जो पुस्तक है उनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, ये एक एडिटेड वर्क है, कलेक्शन है वास्तव में बहुत सारे निबंधों का, जो कि उन्होंने ट्राइबल सोसाइटीज़, पूरी दुनिया की जितनी भी अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनके अध्ययन के आधार पर तैयार किया था। उनकी तीसरी पुस्तक है अफ्रीकन सिस्टम्स ऑफ किनशिप एंड मैरिज।
ये जो पुस्तक है ये अफ्रीका की जो जनजातियां हैं उनके अध्ययन के आधार पर उन्होंने यह किताब लिखी थी। और इसमें मुख्यतः प्रयास ये किया गया था कि जो नातेदारी की व्यवस्थाएं हैं अफ्रीका में, उनकी प्रकृति और उनका जो वहाँ की समाज और संस्कृति है उसके लिए जो उसका प्रभाव था उस पर मुख्यतः आधारित ये पुस्तक रही। और उनकी जो अंतिम महत्वपूर्ण पुस्तक थी वह है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स। और ये जो उनकी किताब है वह बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि इसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो जनजातियां हैं उनमें नातेदारी, विवाह, भाषा, रीति रिवाज आदि के बारे में सूचनाओं को सूचीबद्ध किया, वर्गीकृत किया और उनका विश्लेषण किया और ये समझाने का प्रयास किया कि कैसे सामाजिक प्रघटनाएं विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के अनुकूलन, मिश्रण और एकीकरण की स्थायी व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी किताबों के ज़रिए मानव शास्त्र को समृद्ध किया। इन किताबों के अतिरिक्त उन्होंने बहुत सारे प्रतिष्ठित जर्नल्स और पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे और इस तरह उन्हें और मेलिनोस्की को, दोनों को उनके योगदान के कारण ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी को, उनके योगदान के कारण ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी का प्रणेता भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने उस वैचारिक पृष्ठभूमि के बारे में अभी जाना जो आधार बनी उनके स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव की, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की। अब संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में उनके क्या विचार हैं, इसको हम आगे अगले वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।